A very happy good morning, dear students. I hope you all are doing well. I am Suman, TGT Science Medical from Government Model Senior Secondary School, Sector 19C, Chandigarh. In this video, we will discuss Chapter 9 of Class 10th, that is Heredity and Evolution. इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले चलिए मैं आपको आपकी फैमिली ट्री से मिलवाती हूँ। यहाँ देखिए सबसे ऊपर आपके दादाजी, दादी जी, नानी जी, नाना जी, फिर दादा दादी के जो बच्चे थे वो आपके पापा, नाना नानी की मम्मा, और मम्मी और पापा से आप, आपके भाई और बहन, राइट। अब आपने अपने रिलेटिव से या जनरली मम्मा से ये कहते हुए सुना होगा कि ये तो बिल्कुल अपने नाना पे गया है, ये तो बिल्कुल अपनी दादी पे गई है। इसके पीछे क्या रीजन है? एक चीज और देखिए, इन सारी इमेजेस के जो बेसिक फीचर्स हैं वो सबके सेम हैं। तो कहने का मतलब कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो बेसिक ट्रेट्स ट्रेवल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड हेरिडिटी, यानी कि ट्रांसफर ऑफ पैरेंटल ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग नेक्स्ट जनरेशन को बोला जाता है बायोलॉजी में। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं बच्चों हेरिडिटी। तो चैप्टर का नाम हेरिडिटी क्लियर। सेकेंड है इवोल्यूशन। यहाँ आप ये ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन देख रहे हो और अभी भी चल रही है। ये किसकी वजह से होती है, इसके बारे में मैं प्रीवियस चैप्टर में डीएनए स्ट्रक्चर में आपको बता चुकी हूँ कि जब डीएनए कॉपिंग होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम, उस टाइम कुछ वेरिएशंस आ जाते हैं, कुछ चेंजेस आ जाते हैं। और जब ये वेरिएशंस जनरेशन ओवर जनरेशन या ये कहें कि लाखों जनरेशन में जाके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज्यादा अमाउंट में इकट्ठे हो जाते हैं, और उनके एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में इकट्ठे होने से उस ऑर्गेनिज्म से एक नई स्पीसीज ओरिजिनेट हो जाती है, दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन। तो चैप्टर के दोनों मीनिंग समझ में आ गई। हेरिडिटी का मतलब ट्रांसफर ऑफ पेरेंटल ट्रेट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, इवोल्यूशन ओरिजिनेशन ऑफ a new species from the existing species, that is called evolution. evolution आपके सिलेबस में नहीं है अब, तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे हेरिडिटी की। लेकिन फिर मैं आपको कहूंगी कि चैप्टर को आगे ले जाने से पहले ये जो बात हमें बताई है कि दादा दादी के जो ट्रेट्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, वो पापा में आए, पापा के हमारे अंदर आए, ये सबसे पहले किसने बताई? आइए मैं मिलवाती हूँ उस महान हस्ती से, वो है ग्रीगर मेंडल। Gregor Mendel, the father of genetics. What is genetics? The branch of biology that deals with the study of genes, genetic variation and heredity is called genetics. अब इनका जो लाइफ साइकिल था ग्रीगर जॉन मेंडल का, ये 1822 से इनका बर्थ हुआ था और लास्ट डे इनकी लाइफ का था 1884। अपनी एजुकेशन इन्होंने मोनेस्ट्री से गेन की और फर्दर साइंस और मैथमेटिक्स में स्टडी करने के लिए वो यूनिवर्सिटी ऑफ वियना गए, लेकिन वो एग्जाम में फेल हो गए और उनको टीचिंग सर्टिफिकेट नहीं मिल पाई। बट इस फेलियर्स ने उनको डिमोरलाइज नहीं किया। वो वापस अपनी मोनेस्ट्री आए और वहां पे आके पी प्लांट्स ग्रो किए, उनके ऊपर स्टडी करनी शुरू कर दी। मेंडल जी ही थे जिन्होंने सबसे पहले मैथमेटिक्स को साइंस में इंट्रोड्यूस किया, यानी आर्ट इंटीग्रेशन क्रिएट की। और जो मैथ्स के प्रोबेबिलिटी के बातें होती हैं वो साइंस के साथ इन्होंने कोलैबोरेट करके एक कंक्लूजन पे निकले और वहां से इन्होंने हमें लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स की। ये है हेरिडिटी, मेंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन। हेरिडिटी में एक्सप्लेन आपको कर चुकी हूँ, राइट। और वेरिएशन भी आपको पता ही है कि जो चेंजेस आ जाते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन ड्यू टू डीएनए कॉपिंग, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आते हैं वेरिएशन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आते हैं। कुछ वेरिएशन हमारे लिए यूजफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल होते हैं। ट्रेट्स, कैरेक्टर्स, वो फीचर्स जिससे हम किसी इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें ट्रेट्स बोलते हैं। ये टू टाइप्स के होते हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड अक्वायर्ड ट्रेट। इनहेरिटेड ट्रेट यानी कि जैसा कि इसके वर्ड में ही इसकी डेफिनेशन है कि जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रेवल करते हैं उनको बोलते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, राइट। किसी भी इंडिविजुअल के बर्थ के टाइम को प्रेजेंट होते हैं, उसके डीएनए में होते हैं। फॉर एग्जांपल हाइट है, स्किन, हेयर का कलर, आई का कलर,
राइट। तो ये सारे के सारे क्या हैं, इनहेरिटेड ट्रेट्स। अब इनहेरिटेड ट्रेट्स को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डोमिनेट ट्रेट्स एंड रिसेसिव। डोमिनेंट जो हर जनरेशन में प्रेजेंट होते हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करते हैं, विजिबल होते हैं, उनको डोमिनेट कहते हैं। और उनके जो सिंबल होते हैं वो ट्रेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किए गए हैं, उन्हें हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिसेसिव ट्रेट्स के भी सिंबल होते हैं बट उनको हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए जो ट्रेट्स दोनों प्रेजेंट हैं, कैपिटल एंड स्मॉल, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होगी उस इंडिविजुअल की वो डोमिनेट ट्रेट के अकॉर्डिंग होगी। बट अगर मान लो डोमिनेटिंग नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ रिसेसिव है, तो वो रिसेसिव के अकॉर्डिंग उसकी प्रेजेंस होगी। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल ह्यूमन बीइंग के इनहेरिटेड ट्रेट्स के दिए हुए हैं, जिसमें आपके ट्रेट्स हैं मेन हेयर है, आई है, डिंपल्स, फेशियल फ्रैंकल्स, टंग, ईयर लोब, आई कलर। तो ये सारे डोमिनेटिंग हैं, यानी ये हर जनरेशन में देखने को मिलेंगे, और ये सारे हैं रिसेसिव। Second type of traits is acquired traits. The traits that are developed throughout the lifetime of the individuals as a consequence of environmental influence are known as acquired traits. ये डीएनए में प्रेजेंट नहीं होते, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, ह्यूमन बीइंग है, वो अपनी लाइफ टाइम में क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग म्यूजिक है, डेवलपिंग मसल्स है, गेनिंग नॉलेज एंड डांसिंग। लेकिन कई बार एक्सीडेंटली भी कुछ और ट्रेट्स डेवलप्ड हो जाते हैं, उनको नॉन हेरिटेबल ट्रेट्स बोला जाता है। जैसे किसी डिजीज से कोई बॉडी में डेफिशिएंसी आ गई है, कुछ डिफॉर्मिटी आ गई है, तो वो भी जो ट्रेट्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल नहीं करते। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी ट्रेट्स क्रिएट हो जाते हैं, जैसे टेम्परेचर की वजह से, न्यूट्रिएंट्स, इंजरीज एंड डिजीज की वजह से, और वो भी फ्यूचर जनरेशन में ट्रेवल नहीं करते। तो इस टाइप के ट्रेट्स जो कि एक इंडिविजुअल के लाइफ टाइम में देखे जा सकते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेवल नहीं करते, उनको बोलते हैं। सेकेंड टॉपिक है बच्चों अपना मेंडल्स कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉज फॉर इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ये लॉज उन्होंने बाद में दिया, पहले एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट को 3 मेन स्टेप्स में उन्होंने कंडक्ट किया। पहले स्टेप में क्या किया कि प्री जनरेशन यानी पेरेंट्स तैयार किए, और किससे? ट्रू ब्रीडिंग से। ट्रू ब्रीडिंग किसको बोलते हैं कि एक सेम टाइप के बीज से बार बार वही उसी सीड से, मतलब पौधा हुआ, फिर उसका जो सीड आया उसी से फिर दोबारा ग्रो किया, तो 6-7 जनरेशन से वो सेम प्लांट तैयार करते रहे, अलग अलग ट्रेट्स लेकर। फिर वो जब 2 प्लांट तैयार हो गए ट्रू ब्रीडिंग से यानी सेल्फ पोलिनेशन से, फिर उनकी आपस में क्रॉसिंग कराई। सेकंड स्टेप में क्या किया, पहले में क्लियर हो गया, पेरेंट तैयार किए। सेकंड स्टेप में जो 2 डिफरेंट टाइप्स के पेरेंट किए उनकी आपस में क्रॉसिंग कराई, और उससे F1 जनरेशन या सेकंड जनरेशन या F1 प्रोजेनी बोलेंगे हम इसको, वो क्रिएट की। फिर F1 प्रोजेनी के जो प्लांट्स आए उनके आपस में सेल्फ ब्रीडिंग कराई, और उससे उन्होंने थर्ड जनरेशन या F2 प्रोजेनी क्रिएट की। तो तीनों स्टेप क्लियर, पहले उन्होंने पेरेंट्स तैयार किए, फिर डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है ना, जो उनकी बाहर की अपीयरेंस अलग है, सीड का कलर अलग है, पॉड की शेप अलग है, या फ्लावर का कलर अलग है, वो 2 तैयार किए, 6-7 जनरेशन की उनकी सेल्फ पॉलिनेशन करा के, फिर उनके आपस में क्रॉसिंग कराई, F1 प्रोजेनी क्रिएट की। F1 प्रोजेनी में जो ऑफस्प्रिंग आए उनकी आपस में फिर सेल्फ पॉलिनेशन से F2 प्रोजेनी या थर्ड जनरेशन क्रिएट की। तो तीनों स्टेप होप की क्लियर। अब मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट है वो पी प्लांट के साथ ही क्यों किया, ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में भी आया होगा। पी को का जो बॉटनिकल नेम है दैट इज द पाइसम सटाइवम। कुछ स्पेसिफिक फीचर थे इसके, इसीलिए इस पी प्लांट को उन्होंने सेलेक्ट किया। पहले पी प्लांट को ही आप देख लीजिए, ये इसका प्लांट है, ये इसकी पॉड्स, फलियां हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर कलर, पर्पल एंड व्हाइट, एंड दीज आर द सीड्स ऑफ पी। तो पहला रीजन इनके मटर के पौधे को सिलेक्ट करने का, क्योंकि ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और ज्यादा स्पेस की जरूरत नहीं होता, लाइफ साइकिल बहुत छोटा है, तो बहुत सारी जनरेशन की स्टडी की जा सकती है, और
ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स जो होते हैं उनमें वेरिएशंस बहुत कम देखने को मिलती है, तो बहुत जल्दी इनमें ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्पेसिफिक फीचर है वो इस फ्लावर का कलर, ये फॉरेन पोलेंस को रोक देता है, पोलन ग्रेन्स को एंटर नहीं करने देता, तो इसमें सेल्फ पोलिनेशन ही ज्यादा होती है। और जो सबसे और डिफरेंट जो रीजन था वो था कि इसमें कंट्रास्टिंग ट्रेट्स की वैरायटी प्रेजेंट होती है। आइए जाने वो वैरायटी कौन कौन सी है। वो 7 मेन वैरायटीज जिनको उन्होंने जिसके ऊपर स्टडी की थी वो क्या क्या थे बच्चों? फ्लावर का कलर देखा, प्लांट की साइज, सीड कलर, सीड शेप, पोड कलर, पोड की शेप, पोजीशन ऑफ फ्लावर्स। तो 2 मेन कलर होते हैं पी प्लांट के, फ्लावर की, एक तो पर्पल होता है, एक व्हाइट होता है। पौधे की हाइट भी 2 तरीके की, एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। और जो सीड का कलर है या तो येलो होएगा या ग्रीन होएगा। और जो सीड की शेप राउंड भी होते हैं तो रिंकल भी होते हैं। जो पोड का कलर है ग्रीन, येलो, पोड की शेप इनफ्लैट कंस्ट्रक्टेड होता है। फ्लावर की पोजीशन, एक्सियल का मतलब होता है ब्रांच के बीच में प्रेजेंट होता है, और टर्मिनल का मतलब होता है ब्रांच के टॉप के ऊपर फ्लावर की पोजीशन। जब इनसे जैसे मान लो एक पर्पल से उन्होंने 6-7 जनरेशन तक उसी सीड से प्लांट ग्रो करते गए तो उन्होंने पी जनरेशन क्रिएट की। ऐसे ही व्हाइट की भी करते गई, फिर आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई तो F1 प्रोजेनी में उन्होंने देखा कि सारे प्लांट जो हुए हैं उनमें सब में पर्पल फ्लावर आ रहा है, इसीलिए पर्पल को डोमिनेट नाम दे दिया। ऐसे ही टॉल प्लांट और शॉर्ट के आपस में क्रॉसिंग कराई, F1 प्रोजेनी में क्या देखा कि सारे के सारे प्लांट टॉल हो गए, दैट्स वाई टॉल को उन्होंने डोमिनेट। डोमिनेट में स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि वो फीचर जो हर जनरेशन में प्रेजेंट होता है। यानी अगर येलो सीड का ग्रीन सीड वाले प्लांट्स से आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई जाएगी तो जो नेक्स्ट प्लांट होंगे उनके सब में के सीड का कलर येलो होगा। ऐसे ही एक्सियल और टर्मिनल सब में सेम बात आएगी। एक्सियल और टर्मिनल फ्लावर्स के आपस में क्रॉसिंग कराई जाए तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उन पौधों पे जो फ्लावर आएंगे वो सारे एक्सियल होंगे। दैट्स वाई एक्सियल इज कंसिडर एज ए डोमिनेट ट्रेट एंड टर्मिनल इज कंसिडर एज ए रिसेसिव ट्रेट। तो ये ट्रेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। 7 जो मेन ट्रेट्स थे ये क्लियर आपको सारे। डियर स्टूडेंट्स, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ न्यू टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। वो है जीनोटाइप, फिनोटाइप, फैक्टर्स, एलील्स, होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, ऑल दिस, राइट? तो लेट बी स्टडी वन बाय वन। जीनोटाइप का मतलब क्या होती है? जेनेटिक मेकअप ऑफ ट्रेट्स प्रेजेंट इन ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल टीटी एंड टीटीआर दोनों जीनोटाइप हैं। किसके हैं ये? हाइट की ट्रेट के लिए। पौधे की जो हाइट होती है उसका जो कैरेक्टर है उसको कौन डिसाइड करेगा कि किस टाइप के जीन्स उसमें प्रेजेंट है। फिनोटाइप किसको बोलते हैं? जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स है, जो बाहर से दिखाई देता है। अब ये तो अंदर है, जीन्स में प्रेजेंट है, ये बाहर से दिखता है, इसको बोलते हैं फिनोटाइप। फैक्टर जो कि आज जिसको हम जीन्स के नाम से जानते हैं, दैट इज the basic physical and functional unit of heredity, right? एलील क्या है? एलील को समझने के लिए आप इन होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर को देखिए। ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस दोनों बिल्कुल सेम है। ये जो यहाँ पे नैरो रीजन इसका दिखाई दे रहा है, यहाँ से दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर के बिल्कुल पास इसके नियर बाई वाला जो रीजन है, लोकस किसको बोलते हैं? लोकेशन को। इस जगह पे फ्लावर के कलर का जीन प्रेजेंट होता है। अब दोनों ही यहाँ पे हालांकि लाइट ब्लू दिख रहा है, ये पर्पल दिख रहा है, पर्पल कलर व्हाइट कलर के फ्लावर के लिए यहाँ दिख रहा है आपको, ये सिर्फ आइडेंटिफाई कराने के लिए आपको कलर दिखाया हुआ है, एंड दिस इज फॉर पर्पल कलर फ्लावर। अब ये अगर एक किसी ट्रेट में प्रेजेंट है तो फ्लावर का कलर तो पर्पल ही होने वाला है क्योंकि पर्पल डोमिनेटिंग है, बट लोकेशन सेम है होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे, तो इस पेयर को बच्चों बोलते हैं एलील। समझिए इस कॉन्सेप्ट को कि जो दो सेम क्रोमोसोम्स होते हैं उन पे सेम लोकेशन पे जीन्स का जो पेयर होता है उस पेयर को बोलते हैं एलील। Genes occupying the same position on a homologous chromosomes and control the same traits or characteristics are called alleles. Alleles में appears in pair और multiple, पेयर में भी हो सकते हैं और ज्यादा में भी हो सकते हैं।
या सिंपल भाषा में हम किसको कहेंगे कि एन एलील इज ए वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स। एलील क्या है? जीन्स की अलग अलग फॉर्म है। इस जगह पे देखिए ये भी दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखाई दिए हैं। यहाँ पे ये दोनों सेम टाइप के जीन्स प्रेजेंट हैं, सेम लोकेशन पे हैं, तो इसको हम बोलेंगे बच्चों होमोजाइगस एलील। एलील कौन से हो गए? होमोजाइगस, सेम है, सेम लोकेशन पे प्रेजेंट है। सेम लोकेशन पे होंगे तभी हम उनको एलील बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। बट यहाँ नीचे वाले दोनों डिफरेंट हैं, जैसे इसमें देखा था आपने, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोजाइगस। अब टर्म में आपने कंफ्यूज नहीं होना है। होमोलोगस वर्ड यूज होता है क्रोमोसोम्स के लिए, होमोजाइगस वर्ड यूज होता है एलील के लिए। तो एलील टू टाइप्स के, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में सेम लेटर होंगे, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो। हेट्रोजाइगस में दोनों प्रेजेंट होंगे। चलिए अब हम उन तीनों स्टेप्स को जानेंगे जो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में फॉलो किया था। तो उनका जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था उसमें उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें एक ट्रेट को ही रख कर आगे फर्दर एक्सपेरिमेंट करना। तीनों स्टेप कौन से थे? पहले ट्रू ब्रीडिंग से पेरेंट प्लांट तैयार किए, फिर उनके आपस में क्रॉसिंग कराई। ट्रू ब्रीडिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। पेरेंट यानी 6-7 जनरेशन तक वो टोल 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 इकट्ठे करते गए, इधर ये ड्वार्फ 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 इकट्ठे करते गए। फिर उससे इस ड्वार्फ के फ्लावर में जो पोलन ग्रेन्स बने वो इधर ट्रांसफर कर दिए और यहाँ के पोलन ग्रेन्स यहाँ क्रिएट कर दिए। अब यहाँ जो सीड लगे हैं उनको जब ग्रो किया तो क्या देखा उन्होंने F1 प्रोजेनी में कि सारे प्लांट टोल आ गए। अब टोल आने के बाद फिर इनके आपस में भी पॉलिनेशन होने दी और एक दूसरे प्लांट की भी करवा दी, तो उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन ही बोलेंगे क्योंकि अपीयरेंस सेम है। यहाँ अपीयरेंस डिफरेंट थी तो उसको हमने क्या बोला था? क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फिंग से जो F2 प्रोजेनी में प्लांट आए तो वो देख के सरप्राइज्ड है कि उनमें 3 तो टॉल हैं और एक उसमें ड्वार्फ आ गया। तो ऐसा थोड़ी हुआ है कि इस ड्वार्फ वाला ट्रेट्स यहाँ जंप मार के आ गया हो, नहीं। ये ड्वार्फनेस का जो ट्रेट था, एलील था, वो F1 प्रोजेनी में प्रेजेंट था बट वो विजिबल नहीं था बिकॉज ऑफ डोमिनेट ट्रेट्स की वजह से। और यहाँ पे वो दिख रहा है क्योंकि इस जगह पे उसमें डोमिनेट ट्रेट प्रेजेंट नहीं है। कैसे? आइए इस पीनट स्क्वायर्स से हम इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। जो पेरेंट प्लांट 1 लिया उसमें ये आपको मैंने पहले ही बताया कि क्रोमोसोम्स पेयर में प्रेजेंट है। टीटी आ गया, इधर भी स्मॉल टी ले लिया। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब गैमेट्स बनते हैं तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम साफ साफ हो जाते हैं, तो इसका गैमेट क्या बनेगा? टी टी, और इसका क्या बनेगा? टी टी। तो ये दोनों टी टी। अब इसकी आपस में क्रॉसिंग ये कराई है तो क्या बन गया आपका? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका और इसकी कराई तो आपस में क्या बना? ये इस टी जब फर्टिलाइजेशन के दौरान इस टी से ज्वाइंट होता है तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और जब इसकी इसके साथ फर्टिलाइजेशन होती है तो बनता है कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी। तो यानी सबका जीनोटाइप रेशो जीन्स, अब ये एलील कौन से हैं? हेट्रोजाइगस, ध्यान रखना है सब में डिफरेंट है और सबका रेशो क्या है? सेम है। फिनोटाइप ऑल आर टॉल, तो फिनोटाइप भी सारे टॉल हैं, मतलब रेशो भी 4 आ गए और सारे क्या हो गए बच्चों? ये टॉल। तो यहाँ पे ये बात मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गई। ये F1 प्रोजेनी की कहानी है। अब इनके भी जब F1 प्रोजेनी का आपस में इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो पहले इनके क्या बनेंगे? गैमेट्स। तो इस पेरेंट के गैमेट क्या बनेगा? एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी ऐसे ही कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका एक कैपिटल टी यहाँ आ गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया। इसका कैपिटल टी यहाँ चला गया, स्मॉल टी यहाँ आ गया। अब इनके आपस में कराइए। इन दोनों के फर्टिलाइजेशन से जो नया जाइगोट बनेगा उसमें क्या आ गए हैं आपके ट्रेट? जो जीन्स है कैपिटल टी, इसकी इसके साथ फर्टिलाइजेशन हुई कैपिटल टी स्मॉल टी। इस टी की इसके साथ फ्यूजन तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी इसके साथ स्मॉल टी। अब लास्ट वाले में आप क्या देख रहे हो? कैपिटल टी प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए ये ड्वार्फ प्लांट आपका तैयार हुआ है। तो इस जगह पे जो जीनोटाइप रेशो है ये कैपिटल टी सिर्फ 1 है तो 1 आया। कैपिटल टी स्मॉल टी 2 है, 2 आ गया। स्मॉल टी 1 है। अब इसको आप होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस से जानिए। तो होमोजाइगस कितने हैं? 2 है,
ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, और हाइड्रोजाइगस भी 2 है, 1 2। तो होमोजाइगस रेशो क्या हो गया 2, हेट्रोजाइगस भी क्या हो गया इसका 2। तो होप यहाँ पे जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर हो गया, यहाँ पे एक ट्रेट लिया है। अब अगर सेम एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 2 ट्रेट्स को साथ लेकर किया तो वो कैसे होगा, देखिए। ये सारा प्रोसेस जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है वो सारा दिया हुआ है, अगर नहीं समझ में आए तो यहाँ से आप, चलिए अब हम स्टडी करेंगे डाइहाइब्राइड क्रॉस की, यानी कि 2 ट्रेड्स को एक साथ लेकर करें तो आगे जो फ्यूचर प्रोजेनी होंगे उसमें किस टाइप की वेरिएशंस हमें देखने को मिलेंगे। F1 प्रोजेनी में उन्होंने एक सीड सिलेक्ट किया, कौन सा, राउंड एंड येलो कलर का। राउंड भी डोमिनेटिंग ट्रेड्स है और येलो भी है, तो इनको इन्होंने कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया। सेकेंड सीड जो लिया था वो, जिससे उन्होंने प्लांट ग्रो करना था, वो रिंकल एंड ग्रीन कलर का था। तो रिंकल के लिए स्मॉल आर, ग्रीन कलर के लिए स्मॉल वाई सिंबल दिए हैं, राइट। अब इनके जो गैमेट्स बनेंगे, इसका गैमेट्स क्या हो जाएंगे, राउंड के लिए हाफ हो जाएंगे नंबर, तो कैपिटल आर, और येलो के लिए कैपिटल वाई। रिंकल के लिए स्मॉल आर और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई। जब आपस में इनकी क्रॉसिंग कराई तो जाइगोट से जो सीड तैयार हुआ है उसमें कौन कौन से आपके क्रोमोसोम्स आ गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब जहां पे दोनों ये प्रेजेंट हैं, राउंड का डोमिनेटिंग ट्रेट्स भी प्रेजेंट है और येलो कलर का भी है, तो ऑब्वियसली सारे के सारे सीड F1 प्रोजेनी में कैसे होंगे, राउंड एंड येलो कलर के। यू कैन better understand with the help of Punnett square. See, this is the gamete for round and yellow seed, RY, and this is for wrinkle and green. तो यहाँ आप क्या देख रहे हैं, सब के सब ये राउंड शेप के सीड हैं और येलो कलर के हैं, राइट। अब F1 प्रोजेनी में जो प्लांट तैयार हुए उनकी फ्लावरिंग के टाइम उन्होंने सेल्फ पोलिनेशन कराई। तो इसमें पहले तो आप यही जानिए कि इसके गैमेट्स किस किस टाइप के बनेंगे, राइट। तो इसका कैपिटल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, ये ले लिया यहाँ पे, ठीक है। लो सेल्फ कराया, दूसरा प्लांट भी लिया, उसमें भी ये सेम ही आपके ट्रेड्स प्रेजेंट होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। दूसरी इसकी स्मॉल आर कैपिटल वाई भी हो सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई भी हो सकती है, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई गैमेट्स भी बन सकता है। सेम इसमें ये जो सिंबल है आपको गोले के ऊपर एरो का साइन, ये मेल को रिप्रेजेंट करता है चिल्ड्रन, एंड ये जो नीचे प्लस का लिखा होता है फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम जब ये गैमेट्स की फ्यूजन होती है आपस में, अब मान लो ये वाला इसके साथ फ्यूज होएगा तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी ट्रू जो पी जनरेशन में तैयार किया था, बिल्कुल प्योर राउंड एंड येलो। पूरे पुनेट स्क्वायर में जो टोटल 16 सीड्स आपको दिखाई दे रहे हैं और कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। बट जहां जहां आपको कैपिटल आर और कैपिटल वाई मिलेंगे वो सब क्या होंगे, राउंड एंड येलो। काउंट कीजिए जरा इसमें, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 एंड दिस वन इज 9। तो फिनोटाइप रेशियो क्या हो गया, राउंड एंड येलो कितने आ गए, 9। क्लियर हो गया आपको। फिर राउंड एंड येलो का क्लियर, फिर राउंड एंड ग्रीन कितने हैं, राउंड एंड ग्रीन आपको कितने दिखेंगे, तो जिसमें कैपिटल आर स्मॉल आर प्रेजेंट है या दोनों कैपिटल प्रेजेंट है, और ग्रीन के लिए क्या होगा कि 2 आपके वाई प्रेजेंट होने चाहिए स्मॉल, तो वो जितने होंगे 2 वाई को आप कैच कीजिए इसमें से, स्मॉल स्मॉल वाई, 1 2 3, यस। तो 3 आपके आ गए हैं राउंड एंड ग्रीन, ये भी क्लियर हो गया। रिंकल एंड येलो, रिंकल एंड येलो, येलो किसके लिए है, डोमिनेटिंग ट्रेट्स है। रिंकल के लिए क्या आएंगे आपके स्मॉल आर, यानी 2 आर हो और वाई कोई से भी हो, तो 2 स्मॉल आर काउंट कीजिए, 1 2, दिस इज 1 2
एंड दिस वन 3। तो ये कितने हो गए आपके 3। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। अब जो प्योर ये वाला रिंकल एंड ग्रीन, दैट इज ओनली 1। तो होप कि ये आपको फिनोटाइप रेशो क्लियर हो गया। अब हमने देखना है इनका जीनोटाइप रेशो, कि राउंड एंड येलो इस तरीके से भी हो सकता है जो कि आपका 1 आया है। 2 कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई भी हो सकता है जिसकी नंबरिंग 2 है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 है, इसमें आप काउंट करेंगे तो आपको 4 मिल जाएंगे। यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई 2 आ रहे हैं। टोटल इनको काउंट करोगे तो आपके आगे 9। ऐसे ही ग्रीन एंड राउंड का जो जीनोटाइप रेशियो, जीन्स जिनके बिल्कुल सेम है, वो आएगा 1 और 2 1। ठीक है। रिंकल कितना आ रहा है, प्योर रिंकल कितना है 1, और स्मॉल आर कैपिटल वाई कितना आ गया 2। रिंकल एंड ग्रीन ओनली 1 है। तो ये इनका पूरा आ गया है जीनोटाइप रेशो। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब होता है 2 ट्रेड्स को साथ लेकर स्टडी करना, और मोनो का मतलब होता है 1 को इकट्ठा लेकर स्टडी करना। बाकी ये सारी डिटेल इसके अंदर ने। आफ्टर कंडक्टिंग द बोथ एक्सपेरिमेंट, मेंडल्स reached on the conclusion and he framed the laws of inheritance. These are 3 types: law of dominance, law of independent assortment, law of segregation. तो ये तीनों लॉज की डेफिनेशन मैंने दे दी है, और उनकी वही एक्सप्लेनेशन है जो कि अभी एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया है। डोमिनेंस में जो डोमिनेट करता है तो दूसरा प्रेजेंट होता है लेकिन वो सुप्रेस्ड रहता है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, हर ट्रेड को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है पेयरिंग के लिए। सेग्रीगेशन, गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान जो ट्रेड्स हैं वो सेग्रीगेट हो। Now I am going to start the last topic of this chapter, that is sex determination. The method by which distinction between male and female is established in an organism under genetic control is called sex determination. The sex chromosomes are responsible for determination of separate sexes. It is a biological system that determines the development of sexual characteristics in an organism. The symbol this designates the male and the symbol this is designate the female. ये सिंबल आपने हमेशा याद रखने हैं। फ्लावर चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, सब में मेल एंड फीमेल्स के लिए ये सेम सिंबल डिसाइड किए गए हैं। Human beings have 23 pairs of the chromosomes in the nucleus of cell. Out of these, 2 chromosomes are sex chromosomes, X and Y. The female has 2 X chromosomes and male has 1 X and Y chromosomes. The sperm and egg have one set of sex chromosomes. Some sperm have X chromosomes and some have Y chromosomes. All egg have X chromosomes. If a sperm having the X chromosomes fuse with an egg having the X chromosomes, the child will be a girl. If a sperm having Y chromosomes fuses with an egg having X, क्योंकि egg के पास तो X ही होएगा, chromosomes, the child will be a boy. बेटा और बेटी होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आइए जानते हैं। यहाँ पे ये सेल का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस में होते हैं बच्चों क्रोमोसोम्स। कितने पेयर हैं? 23 पेयर, जिसमें से 22 पेयर सब में सेम है, राइट। इनको हम बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो 23वां पेयर है वो डिफरेंट होता है, मेल में XY होएगा, फीमेल में XX होगा। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। 23वां पेयर जो होता है दैट इज कंसिडर एज ए सेक्स क्रोमोसोम्स। अब ये जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पहले हैप्लॉइड होते हैं, यहाँ पे आपको डिप्लॉइड दिख रहे हैं दोनों, ठीक है। अब हैप्लॉइड में क्या होंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, ये X और ये Y, गैमेट बना लिए। जब जहाँ पे हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट्स। तो मदर के कैसे बने, X, यानी उसके तो गैमेट्स में भी सेम प्रेजेंट है। अब फादर का X अगर मदर के X से, ये फादर वाला जो ये वाला X है, मतलब इन्होंने इकट्ठा रखा है, ये यहाँ से इससे ये फ्यूज होएगा तो बनेगी डॉटर। जो ऑफ स्प्रिंग होएगा वो क्या हो गया, डॉटर। अब फादर का Y मदर के X से मिल गया तो ऑफ स्प्रिंग क्या होएगा, बॉय। फादर का ये वाला X दूसरे X से मिलेगा तो क्या हो जाएगी, डॉटर। और फादर का Y जब मदर के इस दूसरे एक्स से मिलेगा तो बनेगा सन।
सो पता लगा कौन रिस्पॉन्सिबल है, गर्ल और बॉय, बेबी गर्ल और बेबी बॉय के लिए? फादर। यहाँ आप ये स्पर्म देख सकते हो, स्पर्म में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं, कुछ स्पर्म वाई क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं तो कुछ एक्स कैरी करते हैं। एग सेल जो होते हैं या जो ओवम होता है उसमें सेम टाइप के क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। अब जिस स्पर्म में वाई क्रोमोसोम्स है, अगर वो इससे एक्स से फ्यूज होएगा तो बनेगा बॉय, और एक्स वाला क्रोमोसोम्स अगर इसमें के साथ फर्टिलाइजेशन के दौरान फ्यूज होता है तो उस जाइगोट से डेवलप होएगी गर्ल। तो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बॉय एंड गर्ल। होप कि फुल चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक्स।